नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार सहित कई मंत्री शामिल हुए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व सांसद पप्पू यादव भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान भी आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सियासी इफ्तार के मौसम में रविवार को पटना से आई एक नई तस्वीर को देखिए। जगह थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास और मौका था आरजेडी की इफ्तार पार्टी का। सफेद टोपी पहने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बैठे हैं। भूरी टोपी में सीएम नीतीश कुमार, जालीदार हरी टोपी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और काली टोपी में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। कुछ ऐसी ही तस्वीर पिछले साल देखने को मिली थी। सालों बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे, वो भी पैदल। पिछले साल की उस एक तस्वीर ने बिहार की सियासत को बदल दिया। नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए और महागठबंधन की सरकार बना ली। एक बार फिर दावते इफ्तार का दौर चल रहा है। राबड़ी आवास पर हुई इफ्तार पार्टी में सत्ता पक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन एक चेहरा ऐसा दिखा जिसके बाद कयासबाजी का बाजार गर्म हो गया। वो चेहरा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का। भी दलों को हम लोगों ने न्योता भेजा है, किसी को भेदभाव नहीं किया है। कोई सत्ता पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, या कोई पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने भेजा है, तो हम लोग तो सब लोगों के प्रति सम्मान है। चिराग पासवान आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और सीएम नीतीश के पैर भी छुए। ये अलग बात है कि रविवार को ही चिराग ने सियासी इफ्तार पर सवाल उठाया था। चिराग ने दोपहर में क्या बोला और शाम को दावत इफ्तार में शामिल होने के बाद क्या बोला, सुन लीजिए। बिहार में लोग जल रहे हैं और इन लोगों को पार्टियों की पड़ी हुई है। जिस दिन यहाँ पे घटना घटी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी पे खर्च कर रहे हैं भाई, और ये तमाम राजनीतिक दलों से मैं बोलूंगा, जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी में खर्च करें उसका एक हिस्सा भी आप लोग यहाँ पे दे दीजिए तो इन लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। भाई वो मेरे संस्कार है, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैंने हमेशा कहा मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं। 24 में क्या होगा, कहाँ रहिएगा, नीतीश कुमार के साथ भाई 24 के चुनाव आते आते पता चल जाएगा। अब सियासी इफ्तार पर सवाल खड़े करना और फिर राबड़ी आवास पर खुद इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाना क्या चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, या इस साल भी इफ्तार की दावत के बाद बदलने वाली है बिहार की सियासत? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप इफ्तार की सियासत के मायने को समझिए। बिहार में सियासी इफ्तार का चलन काफी पुराना है। राजनीतिक दल इफ्तार की पार्टी देते हैं। दावते इफ्तार में रोजेदार रोजा खोलते हैं। सियासी इफ्तार को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर भी देखा जाता है। इफ्तार पार्टी वोट बैंक को मजबूत करने का जरिया मानी जाती है। परंपरागत रूप से मुसलमान कांग्रेस के करीब रहे हैं। बाद में आरजेडी ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। मुस्लिम वोट बैंक का फायदा जेडीयू को भी मिला और यही वजह है कि हर साल सियासी दल इफ्तार की पार्टी देते हैं। बीजेपी उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। दावते इफ्तार को सियासी जोड़ तोड़ से भी जोड़कर देखा जाता है। 2022 में नीतीश कुमार आरजेडी के दावते इफ्तार में गए थे और बाद में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार भी बना ली। बीजेपी ने नीतीश के इफ्तार का बहिष्कार करके कयासों पर विराम लगा दिया है, लेकिन आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाकर चिराग पासवान ने कयासबाजी को हवा दे दी है। चिराग पासवान फिलहाल किसी भी गठबंधन में नहीं है, तो क्या इस बार भी इस इफ्तार में सियासी खिचड़ी पकने वाली है? ये सवाल सभी के मन में भी उठने लगा है। बढ़ते आगे, बिहार में महागठबंधन की पार्टियों की तरफ से लगातार हो रहे सियासी इफ्तार पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। बीजेपी के बाद आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशाना साधा है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। 3 दिन, 3 जगह, 3 दावते इफ्तार। राजधानी पटना में सियासी इफ्तार का दौर जारी है। 7 अप्रैल को सीएम हाउस में सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी हुई। 8 अप्रैल को हज भवन में
जेडीयू की इफ्तार पार्टी हुई और 9 अप्रैल को राबड़ी आवास पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी। पटना में सियासी दलों की तरफ से लगातार हो रही इफ्तार पार्टी पर आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो गया है। मुझे भी कुछ प्रमुख जगहों से निमंत्रण मिल रहा है। पार्टी के कई साथियों ने आरएलजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी के आयोजन की सलाह मुझे भी दी है। मेरी समझ से सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों के वर्तमान हालात के मद्देनजर इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं जख्म पर मरहम की जरूरत है। शायद समारोह जले पर नमक छिड़कने जैसा ना हो। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सियासी इफ्तार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। ठेकेदार कोई नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण करने वालों को अब राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। फिलहाल बिहार में इफ्तार पर सियासत तेज है। महागठबंधन के नेता इफ्तार की पार्टी देने में व्यस्त हैं और विपक्ष से तुष्टीकरण की राजनीति बताने में जुटा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता के साथ बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। और अब आप सियासी इफ्तार पर सवालों के मायने को समझिए। नालंदा और सासाराम में सांप्रदायिक दंगे हुए, 2 लोगों की यहां पर जान चली गई। कई लोग इसमें घायल हो गए। कई घर, दुकान और वाहन जला दिए गए। ऐसे में इफ्तार मनाने से लोग दुखी हो सकते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। बावजूद इसके शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी। शनिवार को जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी हुई। रविवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी हुई और अगले सप्ताह जीतन राम मांझी भी इफ्तार पार्टी देने वाले हैं। यानी सांप्रदायिक हिंसा का सियासी दलों पर कोई असर नहीं है। कुशवाहा महागठबंधन को आईना दिखा रहे हैं। वो पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कना बता रहे हैं। कुशवाहा ने खुद इफ्तार के आयोजन से इनकार किया है। मुसीबत के वक्त में इफ्तार मनाना अच्छा नहीं लगा। कुशवाहा ने सियासी इफ्तार पार्टी को संवेदनहीनता बताया है। उनकी तरफ से ट्वीट करके इसके बारे में अपनी राय दी गई है। बढ़ते आगे, एक तरफ बिहार में इफ्तार की सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ में एक दूसरे तरह का भोज हुआ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बाढ़ में बड़े भोज का आयोजन किया था। ललन सिंह के भोज में बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीट दो यहाँ लाके यहाँ जो ये भर पेट टेंट लगा हुआ है, टेबल सजा हुआ है, सामने मटन चावल की तस्तरी रखी हुई है। हजारों की संख्या में लोग खा रहे हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खिला रहे हैं। ना तो ये किसी शादी समारोह की तस्वीर है और ना ही किसी के जन्मदिन की पार्टी। ये महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को दिया गया महाभोज है, जिसे दिया है जेडीयू के अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने। जो मेन खाना है चावल और मटन। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चावल और मटन। क्या कैसा लग रहा है भोज का? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंदमय है। कितना लोग पहुंचा यहाँ पे? करीब 20-25 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता। तो खाना का दौर कितने बजे शुरू हो चुका है? करीब 10:30 बजे से ही शुरू हो गया है। बाढ़ ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर का हिस्सा है, जहां ललन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को मटन चावल का भोज दिया और खुद घूम घूम कर लोगों से खाने का स्वाद पूछते रहे। सर, हमने बैनर में देखा सर कि महागठबंधन के कार्यकर्ता। जी, महागठबंधन की है ना, तो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को भोज। तमाम कार्यकर्ता लोग, तमाम सभी पार्टी, 7 दलों के सभी पार्टी। और जो लोग प्रवचन दे रहे हैं ना, वो पिछला भोज में गमछा बांध के खाए थे, अपना मुंह छिपा के। पूछिएगा कि भोज खाए थे कि नहीं खाए थे। बताया जा रहा है कि ललन सिंह के मटन चावल के इस भोज में करीब 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए। विरोधी ललन सिंह पर अपने क्षेत्र में ना जाने का आरोप लगाते रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ललन सिंह ने मटन चावल खिलाकर क्षेत्र के लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की हो। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप ललन सिंह के मटन महाभोज के मायने को समझिए। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह मुंगेर से जेडीयू के सांसद भी हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ललन सिंह ने बाढ़ में कार्यकर्ताओं को भोज दिया है। कार्यकर्ताओं को मटन चावल का ये भोज कराया गया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि बिहार में भोज की सियासत हमेशा से होती रही है। रमजान में दावते इफ्तार का चलन है। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का भोज दिया जाता है। नेता भोज के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी ने मछली भात खिलाकर कार्यकर्ताओं को खुश किया था। ललन सिंह मटन चावल के जरिए कार्यकर्ताओं को खुश कर रहे हैं और इसीलिए इस भोज का आयोजन किया गया था। बढ़ते आगे, नीतीश सरकार ने 8 अप्रैल को बड़े पैमाने पर बिहार में आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला किया है और बड़े पैमाने पर हुई इस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने विरोध जताया, जबकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक ट्रांसफर करार दिया है। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 8 अप्रैल को 35 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। 14 जिलों के डीएम बदल दिए गए। अप्रैल के महीने में किए गए इस बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग पर बिहार के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। रिटायर्ड आईपीएस सुधीर कुमार सिंह ने इसे चुनावी ट्रांसफर बताते हुए ट्वीट किया है। सुधीर सिंह ने लिखा है, चुनावी तैयारी शुरू हो गई और इसी के साथ कोल्ड स्टोरेज नीति चालू हो गई है। काफी आईपीएस जगह धराए गए हैं। हरिकिशोर राय स्टोर्ड हो गए हैं और भी नाम है, सबको क्या गिनाना। मैं तो पूरी जवानी इस नीति को भोगता रहा। होशियार के लिए इशारा ही काफी है। शायद 90 का दशक लौट आया है। एक दूसरे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार सिंह की माने तो इस ट्रांसफर में कई बेहतरीन अफसरों को फील्ड से हटा दिया गया है, जो ठीक नहीं है। लेकिन इन पदाधिकारियों को कतई बीएनपी और इस सब जगहों पर नहीं रखना चाहिए, खास करके वैसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि रोज अपराध, बड़े बड़े अपराध की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने तो और भी बड़ा आरोप लगा दिया है। निखिल आनंद का कहना है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति का खेल हुआ है। अब बिहार का जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, नीतीश कुमार ने तमाम हथकंडे शासन प्रशासन के तबादले में भिड़ाना शुरू कर दिया है। जाति, धर्म, पार्टी, लॉयल्टी। जेडीयू और कांग्रेस के नेता बीजेपी के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। इनका कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है, इस पर सियासत बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हताशा के शिकार हो चुके हैं। कुछ महीनों से लगातार बिहार को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। की बात है तो एक रूटीन वर्क है। इट इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट कि ये इसमें कोई राजनीति है या सरकार ने कुछ किया। ये जनरल नॉर्मल रूटीन ऑफ सरकार है। अधिकारियों के तबादले पर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार रिटायर्ड अधिकारियों ने जिस ढंग से आरोप लगाया है, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। 8 अप्रैल को बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर हुआ। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने ट्रांसफर पर सवाल उठा दिया। ट्रांसफर पर 90 के दशक की छाप का जिक्र किया गया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ट्रांसफर में जाति धर्म का ख्याल रखा गया है। पहले भी बिहार के ट्रांसफर सवालों के घेरे में रहे हैं और एक बार फिर से अब इस ट्रांसफर पर भी सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते हैं आगे। देश में 2018 से 2022 के दौरान 200 बाघ बढ़ गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश में बाघों की आबादी 3167 हो गई है। 2018 में यह संख्या 2967 थी। इससे पहले मोदी रविवार सुबह 8:30 बजे बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। पीएम मोदी इस दौरान टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, हैट, ब्लैक चश्मा और कैमरे के साथ नए लुक में नजर आए।
पीएम ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पुलिस जीप में करीब 20 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी की। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक सीमा से लगे मदुमलई नेशनल पार्क में थेप्पाकड़ू एलिफेंट पार्क पहुंचकर हाथियों को गन्ने खिलाए। ये वही नेशनल पार्क है जहां ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स शूट हुई थी। पीएम फिल्म में नजर आए हाथी रघु और उसे पालने वाले बोमन और बेली से भी मिले। पीएम मोदी हाथियों के पास भी गए और उनको गन्ना भी खिलाया। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की कई तस्वीरें सामने आई हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर से जुड़े नए आंकड़े भी जारी किए और इसके अलावा एक सिक्का भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA की भी शुरुआत की है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई धर्म के पर्व ईस्टर पर रविवार को दिल्ली के एक बड़े चर्च पहुंचे। पीएम मोदी सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च पहुंचे जहां उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी का वीडियो भी सामने आया है। पीएम मोदी जैसे ही चर्च पहुंचे, पादरियों ने उन्हें साल ओढ़ाकर और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। चर्च में बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की। इस दौरान आम लोग भी चर्च में उपस्थित थे। पीएम मोदी ने ईसा मसीह के प्रति की गई प्रार्थना शांत मुद्रा में सुनी। चर्च जाने से पहले पीएम मोदी ट्विटर पर ईस्टर की शुभकामनाएं भी दे चुके हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ईस्टर का विशेष अवसर हमारे समाज में शांति और सद्भावना की ओर और गहरा करे। ये त्योहार समाज की सेवा और वंचितों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। आज के दिन हम प्रभु ईसा मसीह के पवित्र विचारों को याद करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब बाइटन स्टील। ईस्टर के मौके पर अचानक दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे पीएम मोदी। ईस्टर की पूजा में लिया हिस्सा, सभी को दी ईस्टर की बधाई। पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए चिराग पासवान। सीएम नीतीश कुमार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, कहा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, नीतियों का विरोध। जमशेदपुर के कदमा में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी और आगजनी। हालात संभालने को लेकर पुलिस ने की हवाई फायरिंग।